गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव श्वसन तंत्र। इससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम पूरा पढ़ चुके थे। नया टॉपिक स्टार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का श्वसन तंत्र। अब सबसे पहले अपन इसके बारे में सामान्य प्रस्तावना पढ़ते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो हमें पता है कि सभी जो जीव होते हैं, सभी जीवों को, यानी हमने सजीवता के लक्षण के अंदर ये पढ़ा था कि सजीव पोषण करते हैं, सजीव शोषण करते हैं, सजीव गति करते हैं, सजीवों में जनन होता है, सजीव वृद्धि करते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसेस जो हमने पढ़े थे सजीवता के लक्षण, यानी सजीव किसको कहेंगे, तो उनके अंदर ये जो विशेषता है वो होनी चाहिए। तो जिसमें हमने पोषण पढ़ चुके हैं। और अगला जो टॉपिक है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। तो मैं आपको बता दूं कि पोषण, श्वसन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सभी एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी हम कहेंगे ये आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे हमें पता है कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए या अपनी जैविक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा उन्हें कहाँ से प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, जो हम पोषण के अंदर पढ़ चुके हैं। और लास्ट के अंदर हमने ये पढ़ा था पोषण के अंदर के पूरे प्रोसेस के बाद में जब पचित भोजन का अवशोषण होता है, जिसमें एमिनो एसिड से वसी अम्ल है, ग्लिसरॉल है और ग्लूकोज है, इन सभी का रुधिर के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे वसा है, वसी अम्ल है, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल है, ये लसिका के माध्यम से फिर रुधिर के अंदर शोषित किए जाते हैं। अब उसके बाद हम कहेंगे कि जो ग्लूकोज रुधिर के साथ में आया है उसका ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर उस ग्लूकोज का विघटन होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, भोजन का ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन का ऑक्सीकरण कहते हैं। और इस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन हम लेते हैं। और फिर जैसे ही ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो साथ में जल बनता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है और साथ ही साथ CO2 गैस उत्पन्न होती है। तो हम कहेंगे CO2 लगातार बनती रहेगी, O2 का लगातार उपयोग किया जाता रहेगा। तो इस दौरान क्या होगा कि शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ती रहेगी। तो हम कहेंगे कि जो CO2 बन रही है उस CO2 को लगातार निकालना पड़ेगा और भोजन के ऑक्सीकरण के लिए लगातार ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को ही श्वसन कहा जाता है। यानी हम कहेंगे कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान O2 को ग्रहण करना और फिर कुपिकाओं के माध्यम से रुधिर केशिकाओं में होते हुए कोशिका में भेजना, वहाँ ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बनने वाली CO2 को पुनः फेफड़ों तक लाना तथा फेफड़ों से वापस बाहर त्यागना ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है, या रेस्पिरेशन कहा जाता है। और इसमें हम कहेंगे जो अंग भाग लेते हैं, जो अंग काम में आते हैं, जो अंग होते हैं वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहलाते हैं। और सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मिलकर रेस्पिरेशन सिस्टम का निर्माण करते हैं, या हम कहेंगे श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब हम कहेंगे जीएस
कार्टर के अनुसार, जीएस कार्टर के अनुसार शोषण की दो अवस्थाएं होती हैं, या हम कह सकते हैं कि शोषण है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। किसके अनुसार? जीएस कार्टर के अनुसार इन्होंने कहा कि शोषण की जो दो अवस्थाएं होती हैं, फर्स्ट अवस्था होती है बाह्य शोषण। बाह्य शोषण, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बाह्य शोषण, बाह्य शोषण के अंतर्गत क्या होगा कि हम बाहरी वातावरण से O2 ग्रहण कर उसको फेफड़ों तक पहुंचाना और फेफड़ों से CO2 को पुनः वातावरण में छोड़ना। ये जो प्रक्रिया होती है वो बाह्य शोषण के अंतर्गत आती है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंतर्गत आती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बाहरी वातावरण के अंदर जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है उस ऑक्सीजन को फेफड़ों तक पहुंचाना। फेफड़ों के अंदर लास्ट जो हम कह सकते हैं जो वायु कुपिकाएं होती हैं वहां तक पहुंचाना, और वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो रही है उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वापस वातावरण में छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वह बाह्य शोषण के अंदर आती है। उसके बाद में अगली जो अवस्था है वो है आंतरिक शोषण। आंतरिक शोषण या इसको कोशिकीय शोषण भी कहते हैं। इंटरनल या सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब आप कई बार इसको कई बुक्स के अंदर आपको ये तीनों अवस्थाएं मिल सकती है, बाह्य शोषण, आंतरिक शोषण और थर्ड स्टेप के अंदर इसको कोशिकीय शोषण को अलग से दे दिया जाता है। इसमें क्या होता है, बाह्य शोषण कहां तक रहा? फेफड़ों तक। अब फेफड़ों से हम कह सकते हैं फेफड़ों से O2 को कोशिकाओं में भेजना, कोशिकाओं में ग्लूकोज का यानी कार्बोहाइड्रेट का
ग्लूकोज का विघटन होना तथा विघटन के फलस्वरूप ग्लूकोज विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न CO2 को बाहर फेफड़ों तक लाना, ये प्रोसेस होते हैं। यानी हम कहेंगे बाह्य शोषण में वातावरण से फेफड़ों तक और फेफड़ों से वापस बाह्य वातावरण तक, जबकि उसके आगे का जो प्रोसेस होता है फेफड़ों से हम कहेंगे ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से कोशिका तक ऑक्सीजन को भेजना, कोशिकाओं के अंदर जो ग्लूकोज उपस्थित है उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करना, और ऑक्सीकरण करने के बाद जो CO2 उत्पन्न होती है उस CO2 को पुनः फेफड़ों तक लाने की जो प्रक्रिया होती है तो उसको आंतरिक शोषण या कोशिकीय शोषण कहा जाता है। अब आंतरिक शोषण और कोशिकीय शोषण को आप अलग अलग यदि पढ़ते हो तो आंतरिक शोषण में क्या होगा, वायु कुपिकाओं के माध्यम से ऑक्सीजन को ऊतकों तक ले जाना या कोशिका तक ले जाना, कोशिका से वापस उत्पन्न CO2 को पुनः फेफड़ों तक लाना, और उसके बाद में ग्लूकोज का जो विघटन होता है या भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है तो उसको आप कोशिकीय शोषण के अंतर्गत रख सकते हैं। तो इस प्रकार अपन कहेंगे GS कार्टर ने शोषण की दो अवस्थाओं को बताया। अब यदि शोषण के प्रकार की हम बात करते हैं types of respiration, शोषण के प्रकार। अब कई किताबों में आंतरिक शोषण बाह्य शोषण को भी शोषण के प्रकार के अंदर दे रखा है, तो यहाँ पर शोषण के प्रकार के अंदर हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर शोषण के प्रकार। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तब किस प्रकार का शोषण होता है, जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है तब किस प्रकार का शोषण होता है। तो इसके आधार पर एक होता है अनोक्सी शोषण, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हम कहेंगे ग्लूकोज का विघटन है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर होता है। तो इस प्रकार का जो शोषण होता है वो अनोक्सी शोषण कहलाता है। जैसे हम कहेंगे ईस्ट कोशिकाओं में जीवाणुओं में परजीवी अंत जो परजीवी होता है, अंत परजीवी, जैसे एस्केरिस व टीनिया, ये जो अंत परजीवी होते हैं तो इनके अंदर भी हम कहेंगे कि अनोक्सी शोषण होता है। जीवाणु जो होते हैं, जीवाणुओं के अंदर भी अनोक्सी शोषण होता है, यानी इनमें ग्लूकोज का जो विघटन है
वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर होता है। दूसरा जो टाइप्स है इसका ऑक्सीशोषण। ऑक्सीशोषण एरोबिक रेस्पिरेशन, इनके अंदर क्या होता है, इस प्रकार की शोषण प्रक्रिया में हम कहेंगे ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यानी भोजन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, जल मुक्त होता है और साथ में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, ऊर्जा भी बनती है। जो ये जो ऊर्जा है वो 2830 किलो जूल के समथिंग होती है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर होता है, तो उसको ऑक्सीशोषण कहते हैं। जो हम कहेंगे इनके अलावा, ये जो उदाहरण दिए, इनके अलावा जितने सारे जीव होते हैं तो उनमें ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया होती है। उसके बाद श्वसन के अंग, रेस्पिरेशन ऑर्गन, रेस्पिरेशन ऑर्गन, श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो अंग होते हैं वे श्वसन के अंग कहलाते हैं। यानी श्वसन की प्रक्रिया किसके थ्रू होती है या श्वसन का जो मुख्य अंग है वो कौन सा है। तो इसमें हम अलग अलग प्रकार के जीवों में श्वसन के अंग को अलग अलग प्रकार के पढ़ते हैं, जिसमें हम कहेंगे शरीर की सामान्य सतह, शरीर की सामान्य सतह के द्वारा कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर श्वसन की प्रक्रिया सामान्य जो सतह होती है शरीर की उसके द्वारा ही विसरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। जैसे अमीबा, पोरीफेरा संघ के जीव जो जिसको अपन स्पंज कहते हैं, स्पंज, सिलेंट्रेटा आदि जो सिलेंट्रेट्स आदि जो जीव होते हैं, इनके अंदर श्वसन के जो अंग होते हैं वो शरीर की सामान्य सतह होती है। उसके बाद में आर्द्र क्यूटिकल, यानी इसमें भी नम त्वचा आती है। ये जो हम कहेंगे जैसे केंचुआ हो गया, मेंढक हो गया, इनके अंदर हम कहेंगे आर्द्र जो क्यूटिकल होती है, नम त्वचा जो होती है, वेट स्किन, उसके द्वारा। उसके बाद में हम कहेंगे क्लोम, क्लोम या इसको हम गिल्स भी कह सकते हैं, गलफड़े। इसमें जलीय आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस,
मोलस्कस व जो मछलियाँ होती हैं इनके अंदर क्लोम के द्वारा या गिल्स के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती है। और अगले है श्वसन के अंग के अंदर फेफड़े। लंग्स, तो ऐसे जंतु जो हम कहेंगे जैसे रेप्टाइल्स हो गए, पक्षी वर्ग हो गया और स्तनधारी, इनके अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया होती है या जो श्वसन के अंग होते हैं वो फेफड़े होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं श्वसन के अंग के अंदर शरीर की सामान्य सतह जिसमें अमीबा, स्पंज, सिलेंट्रेट आदि, आर्द्र, टिकल, केंचुआ, मेंढक, क्लोम, जलीय आर्थ्रोपोड, मोलस्कस, मछलियाँ, फेफड़े में रेप्टाइल है, पक्षी है, स्तनधारी है। तो इस प्रकार हम कहेंगे ये क्या कहलाते हैं, श्वसन के अंग कहलाते हैं। तो ये तो इस पाठ के अंदर सामान्य जानकारी हो गई। अब हम आते हैं